अच्छा स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डिफाइन कैपेसिटर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। स्टूडेंट्स ये एक ही क्वेश्चन नहीं, ये क्या है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हैं। डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक, डिफाइन इम्पीडेंस, ठीक। तो अब ये बात करते हैं जी, अब सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। यहां क्वेश्चन तो केवल ये है कि डिफाइन कैपेसिटर रिएक्टेंस। तो सबसे पहले हम तीनों चीजों को डिफाइन करते हैं, क्या कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, दूसरी बात क्या है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या है, और तीसरी रिएक्टेंस दो टाइप का, एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस टेंस, और तीसरी चीज दूसरी क्या है, दूसरा क्या होगा जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। और तीसरा मैटर क्या है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ये तीन चीजें यहां फिलहाल केवल ये क्वेश्चन पूछ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटर रिएक्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए रेजिस्टर, ठीक, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय किसके जी, बाय रेजिस्टेंस, बाय resistance for the flow of current, करंट के फ्लो के लिए रेजिस्टेंस ऑफर, ठीक है। कि मतलब कोई भी रेजिस्टेंस क्या ऑफर करता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑफर करता है, ठीक है। तो अब यहां पे इसका यूनिट क्या होता है जी, यूनिट इज ओम, और इसका कैसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, क्लियर। एक दूसरी बात करते हैं रिएक्टेंस की। रिएक्टेंस क्या चीज है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय, सुनिएगा रिएक्टेंस की बात करते हैं, इट इज द रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंस क्या है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by capacitor or inductor for the flow of current, against the flow of current, obstruction offered by capacitor, प्योर कहिए, प्योर कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय प्योर कैपेसिटर और इंडक्टर फॉर द या कहिए अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक। अब ये दो टाइप का होता है, पहला क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब पहला क्या है जी, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू किसके कारण, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कैपेसिटर, उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। अब इसको हम कैसे लिखते हैं जी, एक्स सी से डिनोट किया जाता है, एक्स सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अब बच्चों ये ध्यान देना है, दिस एक्स सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड एक्स सी का यूनिट क्या हुआ, ऑफ एक्स सी, क्या है यूनिट, बोलिए, कैपेसिटर का क्या होता है, फैराड ना।
तो क्या होगा इसका यूनिट फेरेड? पर मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, क्या होगा? ओम। ओम, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिए 1/ओमेगा c, ओमेगा मतलब पर सेकंड हो गया, और कैपेसिटर का फेरेड हो गया, उसका क्या है, ये लगेगा क्या है, और कैपेसिटर का क्या होगा जी, यूनिट फेरेड, या कैपिटल एफ कर दीजिए, ठीक। इज दैट क्लियर बच्चों? ये मेन था। यहां पे आप सभी मिस्टेक यही करते कि कैपेसिटर रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, बोल भाई, ओम। ओम, इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए कि हम कैपेसिटर रिएक्टेंस की बात कर दिए या कैपेसिटर रिएक्टेंस की बात कर दिए। अब नेक्स्ट क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टर रिएक्टेंस क्या है। इंडक्टर समझते हो क्या चीज होती है? कोई भी वायर, कॉपर की ही वायर है, आप इसको स्प्रिंग फॉर्म में बना दिए, दैट विल एक्ट एज इंडक्टर। पर बच्चों यहां प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब रेजिस्टेंस कुछ नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ठीक। तो अब बात करते हैं जी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द, ये इसकी बात कर रहे हैं, इट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by, it is the obstruction offered by किसके द्वारा जी? हाँ, by pure inductor for the flow of current through it, ठीक। अब इसका यूनिट क्या होगा जी? इसको डिनोट कैसे करते हैं? एक्स एल से डिनोट करते हैं, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। अब यूनिट ऑफ एक्स एल क्या होगा? ओम, है ना, ओमेगा, ठीक है, दैट इज ओम। और ये एल का यूनिट क्या होगा? हेनरी, एच, हेनरी, इज दैट क्लियर? ठीक है। और बच्चे क्या है इसी में मिस्टेक करते हैं, अगर एक्सेल का यूनिट पूछ लिया सीधे हेनरी लिख देंगे अगर पता होगा तो, पर ओम नहीं याद आएगा कि रिएक्टेंस का ओम लिखने, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं कि इंपीडेंस क्या है। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट, it is the obstruction offered, it is the obstruction offered by LCR circuit for the flow of थ्रू इट, ठीक है, फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। और इसका क्या होता है जी, इसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। और यूनिट क्या होता है जेड का? जेड का यूनिट भी होल। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वेरिएशन कैसे होगा, ठीक। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन को भी हम क्या है 3-4 एंगल से देख लेते हैं, अलग अलग जगह पे यूज होंगे कैसे। पहला क्या है, वेरिएशन, हाँ, वेरिएशन ऑफ फर्स्ट क्या जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से
रिएक्टेंस, दूसरी चीज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और तीसरी चीज क्या है जी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। ठीक बच्चों, ये तीनों में से कोई एक ग्राफ पूछता है और मैक्सिमम चांसेस ये और ये रहेगा, रेजिस्टेंस का कम पूछेगा। ठीक है, ग्राफ आप सभी थ्योरी में पढ़े होंगे, फिर भी बताते हैं। अविनाश बताइए भाई, क्या ग्राफ होगा? बच्चों ये देखिए, सबसे पहले क्या है, वेरिएशन ऑफ, इसकी बात करें, आपको पता होना चाहिए XC इक्वल टू 1/ओमेगा C और ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, 1/2πfc। ठीक, तो आप कह सकते हो कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, तो आप F या कहिए ओमेगा, तो इसलिए आप कह सकते हो जी दिस इज द XC एंड दिस इज द, ये F या ओमेगा कर दीजिए, ग्राफ विल बी ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 मार्क। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, क्या इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस की। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, XL इक्वल टू ओमेगा L, XL इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2πf इंटू L। तो इससे क्या हो गया, XC XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, सो यू कैन से क्या हो जाएगा, ठीक है, सो यू कैन से कि ये ग्राफ विल बी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ग्राफ, ना कि ये वाला। इसने कर्व बना दिया पर कर्व नहीं, सीधे स्ट्रेट लाइन। और तीसरी चीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंस यू नो R is equals to rho L upon A, since R is independent of frequency of the source, AC source, so there will be no relation in the, ठीक, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? वो तो वैसे मैंने बता दिया कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि why the AC, question is why is the use of AC voltage preferred over DC voltage? Give 2 reasons। ठीक है, AC के रिस्पेक्ट में, सॉरी DC के रिस्पेक्ट में हम AC यूज करते हैं, क्यों, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है, बोलिए जी। यस, अब देखिए, जैसे पहली बात बता दें कि AC और DC में कौन सा डेंजरस ज्यादा है। अब जैसे क्या है, क्या दिया जाए कि 220 वोल्ट DC और 220 वोल्ट AC, ठीक है, तो अब इसमें से DC ज्यादा डेंजरस है, AC की इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी जी, पीक वैल्यू, और ये DC की पीक वैल्यू तो 220 वोल्ट ही, 220 वोल्ट ही, पर इसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू विल बी इक्वल टू 220 into √2, that is 311 वोल्ट। तो मतलब क्या है, AC will be more dangerous। AC पर हाँ एक चीज करेगा कि AC में क्योंकि वेरिएशन होता है, थोड़ी देर पकड़ेगा थोड़ी देर छोड़ेगा, नतीजा क्या है, झटका मारेगा। और जबकि DC में क्या है, गए और पैर से पकड़ देगा, चिपका देगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि उसमें आपको सोचने का, रिएक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जबकि AC में रिएक्शन के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, तो इसलिए बात है। तो ये तो इसका एडवांटेज नहीं हुआ,
पर अब एडवांटेज की बात हम करते हैं। अच्छा हाँ, अब देखिए इनडायरेक्टली हमने एक क्वेश्चन और कवर कर दिया, विच इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी। तो क्या कहिएगा? दोनों का अपना अपना, डीसी करेगा चिपका ही लेगा और एसी क्या है, झटका मारेगा, पर उसकी ये कहिएगा पीक वैल्यू ऑफ एसी इज मच ग्रेटर, सो स्ट्रॉन्ग झटका देगा। ठीक है, तो अब बच्चों देखते हैं, आप देख क्या जी, अब एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। पहली चीज, एसी जो है में ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज किया जाता है, एसी में कि डीसी में कि दोनों में? अरे सीधे से सोचो ना, ट्रांसफॉर्मर किस चैप्टर में आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा नहीं, डीसी में मतलब एसी में आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट में आ रहा है। सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और ये केवल और केवल एसी को ही अप और डाउन करता है। ठीक, तो अब क्या है, एसी को हम AC can be stepped up or stepped down with the help of transformer as per our requirement, but DC can't. ठीक, पहला एडवांटेज हो गया, AC can be stepped up or stepped down. AC can be stepped up or stepped down with help of transformer as per our requirement। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, सेकंड पॉइंट क्या है, एसी को यूज करने के लिए क्या किया जाए, सॉरी एसी आपको पता है, देखिएगा इन्वर्टर और बैटरी के बीच में कितनी तार रहती है, 1 मीटर तक बस। इज दैट क्लियर? ऐसा अगर आप करते हो कि इन्वर्टर आपका इस रूम में लगा है और बैटरी दूसरे रूम में, 10 मीटर का फासला, तो क्या होगा, बैटरी आपकी चार्ज ही नहीं होगी या बहुत लो चार्ज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब डीसी कांट बी कैरिड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, देयर विल बी मच लॉस ऑफ पावर। बट एसी में क्या है जी, यहाँ आपके सोनभद्र में, मिर्जापुर में, शक्तिनगर में अगर एनटीपीसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो उसका यूज कहाँ होता है, दिल्ली में। तो सोच लीजिए, जहां पे ट्रेन से पहुंचने में आपको 12 घंटे लग जाता है, तो वहां क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है तारों के सहारे। इज दैट क्लियर? सो एसी कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ पावर। एसी कैन बी ट्रांसपोर्टेड, एसी कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर long distances AC can be transported for long distances without much loss of किसका जी, without much loss of, बोलिए, without much loss of power। मतलब हल्का सा पावर, उसको स्टेप अप कर दिया गया, स्टेप डाउन कर दिया गया एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखिए, तार से जाने का मतलब H = I²RT। अगर क्या है, I जो मतलब लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए I की वैल्यू कम कर दी जाती है, जिससे कि हीट कम जनरेट हो।
और I की वैल्यू कैसे कम करेंगे आपको पता होना चाहिए। V1 I1 इक्वल टू V2 I। ठीक, मतलब वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट कम होगा। इज दैट क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिए ना। When an AC source is connected across an inductor, show on a graph the nature of variation of voltage and current over one complete cycle। क्वेश्चन क्या है जी? ये कोई इंडक्टर है भाई, देखिए। अब इसके साथ भी हम 2-3 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एसी सोर्स है, ये इंडक्टर हो गया जी। इसके अक्रॉस करंट और वोल्टेज के बीच आपको ग्राफ बनाना है। आपको पता होना चाहिए इंडक्टर के केस में करंट lags behind the voltage कर देते हैं। करंट, this is the current, this is the VL। ठीक, करंट lags behind the voltage, ठीक है। वोल्टेज के को लैग करता है, सॉरी करंट लैग करता है बाय π/2। ठीक, अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे जी। सबसे पहले क्या, आपने वोल्टेज V और I इसी एक्सिस पे कर दिया। V ये हो गया जी, हाँ ये V एक्सिस हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए कि करंट लैग्स बिहाइंड, मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो मतलब यहां इसका स्टार्टिंग यहां से, ये ऐसे गए और फिर ठीक, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हुआ ग्राफ जी, ये हो गया जी। अब इसके बाद दूसरा एक तो क्या, अब इसके साथ ही हम कहें कैपेसिटर लगा हुआ है, तब ग्राफ क्या होगा। कैपेसिटर अगर प्योर, ये क्वेश्चन आपका यहां हो गया। अब एडिशनल मैं बता रहा हूं, ठीक है। कैपेसिटर अगर लगा है तब क्या हो जाएगा जी, एक तो यहां से कैपेसिटर के लिए करंट लीड्स टू द वोल्टेज, ठीक, बाय π/2। तो अब यहां पे क्या ग्राफ बनेगा आपका, ये V ग्राफ को तो हम ऐसे कर देते हैं जी, ठीक। तो इसके बाद यहां ये ओमेगा टी हो गया, और इसके बाद क्या है, करंट लीड्स टू द, तो यहां नीचे की बजाय यहां ऊपर से स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर? दिस टाइप ग्राफ। अब इसी तरह से हम रेजिस्टेंस के लिए करें तो थर्ड, अगर प्योर रेजिस्टेंस लगा है तब क्या हो जाएगा जी, अगर प्योर रेजिस्टेंस लगा है तब बोलिए कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है ना, V और I दोनों सेम फेज में हो गए। तो यहां के लिए क्या है, दिस इज द V और I एंड ग्राफ विल बी, ये भाई V हो गया और यही क्या है, ये। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सभी का कंप्लीट हो गया है ना। तो आगे पढ़ते हैं, देखेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।